डियर स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था मृदा निर्माण का और अपने ने 5 उसके पॉइंट देख लिए थे। पहला था ह्यूमिफिकेशन, सेकंड था निक्षालन, थर्ड था निक्षेपण, फोर्थ था पोरजोलीकरण और फिफ्थ था लेटराइजेशन। उसके बाद में 6 पॉइंट आता है कैल्सीकरण का। कैल्सीकरण में क्या होगा तो अपने आज देखते हैं कि कैल्सीकरण में क्या होता है। कैल्सीकरण में क्या होगा तो इसके कैल्सीकरण के नाम से स्पष्ट है कि इसमें किसका निर्माण होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। आपसे पूछ ले कि कैल्सीकरण किसे कहते हैं तो आप लिखोगे कि मृदा के ऊपरी सेंसर स्तर पर किसका निर्माण होना, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण व क्या होना, संचय होना। निर्माण प्लस में संचय। निर्माण का मतलब होता है कि उसका बनना और संचय का मतलब होता है कि उसका वितरित होना, यानी उसकी जो पूरी परत है उस पूरी परत पर क्या होना, कैल्शियम कार्बोनेट का वितरण होना। उसे किस में काउंट करेंगे, अपने संचय में काउंट कर लेंगे। तो वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि मृदा की जो ऊपरी सेंसर स्तर होती है, ऊपरी सेंसर स्तर पर किसका निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा संचय होता है। किस में काउंट कर लेते हैं, कैल्सीकरण में काउंट कर लेते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है, ऊपरी परत पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है, मतलब ये कोई रेयर अपनी परत है, इस पर क्या हो रहा है, ये कौन सी ओ सेंसर स्तर बोलते हैं इसे। इस ओ सेंसर स्तर पर किसका निर्माण हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए इस सेंसर स्तर को किसमें क्या बोलने लग जाते हैं, अपने कैल्सी सेंसर स्तर बोलने लग जाते हैं। कैल्सी सेंसर स्तर भी कहने लग जाते हैं। पूछेगा आपसे कि कैल्सी सेंसर स्तर किसे कहते हैं तो आप कहोगे कि कैल्सीकरण की प्रक्रिया से ओ सेंसर स्तर पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होना क्या कहलाता है, कैल्सीकरण कहलाता है। तथा इससे जो ओ सेंसर स्तर पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसलिए ओ सेंसर स्तर को क्या बोल देते हैं, अपने कैल्सी सेंसर स्तर कह देते हैं। ओ सेंसर स्तर पर कैल्सीकरण की प्रक्रिया से कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होने के कारण ओ सेंसर स्तर को क्या बोल देते हैं, अपने कैल्सी सेंसर स्तर बोल देते हैं। यहां तक कोई डाउट? तो इसके अंदर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना अपने को कि कैल्सी सेंसर स्तर में कैल्सीकरण में होगा क्या, कैल्सी कार्बोनेट का निर्माण होगा प्लस में संचय होगा। और इस ये निर्माण कहां पर होगा तो ओ सेंसर स्तर पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। ओ सेंसर स्तर पर कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण इसे क्या बोल देते हैं, अपने कैल्सी सेंसर स्तर भी कह देते हैं। उसके बाद में आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट बनता कैसे है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनने की सिंपल प्रक्रिया अपनों ने पहले ही देखी थी। जो कौन सी देखी थी, जो चट्टानों का अपक्षय करा रहे थे उसके अंदर रासायनिक अपक्षय आया था। रासायनिक अपक्षय के अंदर एक पॉइंट आया था कार्बोनीकरण। यहाँ तक अपने को क्या करना है, कार्बोनीकरण अम्ल का निर्माण करना और उसी प्रक्रिया द्वारा क्या करना, अपने को कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना है। कैसे होगा तो अपने को पता है कि मृदा जीवांश क्या करते रहते हैं, अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करते रहते हैं। मृदा जीवांश होते क्या है तो वह जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो मृदा को क्या करते हैं, मृदा के ऊपर प्रेजेंट है, जो जीव जंतु, मृतक, पत्तियां या फिर जो जड़ों के अंदर क्या करते रहते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निष्कासित करते रहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है, जैसे नम क्षेत्र में, नम क्षेत्र का मतलब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें क्या हो, ऐसी वायु क्षेत्र यानी ऐसी जलवायु क्षेत्र जहां पर उस वायु में जल वाष्प की बूंदे प्रेजेंट हो, उसे किस में काउंट कर लेते हैं, अपने नम क्षेत्र में काउंट कर लेते हैं। नम का मतलब नमी, क्षेत्र का मतलब प्रदेश। तो ऐसे वायु क्षेत्र जहां पर क्या होता है कि उस वायु में जल प्रेजेंट होता है, वो मृदा जीवांश द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित की जाती है उसके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इसे किस में काउंट कर, इसे क्या बोलते हैं, अपने कार्बनिक अम्ल बोलते हैं। अभी कार्बनिक अम्ल बन गया। अपने को ये पता है कि मृदा में विभिन्न टाइप के आयंस प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयन। ये सारे आयंस क्या रहते हैं, मृदा के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अपने को ये भी पता है कि मृदा में विभिन्न टाइप के आयंस प्रेजेंट रहते हैं। जैसे क्या होता है कि ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम आयन के संपर्क में आता है, कैल्शियम आयन के क्या आता है,
संपर्क में आता है तो ये किसका निर्माण कर लेता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो गया, लेकिन अपने को पता है कि कैल्शियमकरण में निर्माण किसका करना है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना है। तो एक स्टेप और होगा इसका। एक स्टेप और क्या होगा? तो वो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? ये जो मृदा जीवांश है, ये मृदा जीवांश क्या कर रहे हैं? लगातार कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित कर रहे हैं। उसके साथ अभिक्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में जल का अणु निष्कासित कर देगा, प्लस में 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण कर देगा। अपने को बनाना क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना था। ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण इस प्रक्रिया से हो जाता है। अब एक चीज ध्यान देने की बात है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोडक्ट के रूप में बन रही है। तो अपने को पता है कि जो कार्बनिक अम्ल है वो बनेगा किससे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ही तो कार्बनिक अम्ल बन रहा है। मतलब ये जो को प्रोडक्ट के रूप में अपने पास क्या बना है? जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। ये अभिक्रिया करके वापस किसका निर्माण कर लेंगे? कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेंगे। और ये कार्बनिक अम्ल फिर क्या करेगा? कैल्शियम आयंस के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण करेगा। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयन जो मृदा जीवांश द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाली जा रही है उसके साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जो ऊपरी सहस्त्र स्तर होता है, ऊपरी सहस्त्र स्तर पर क्या होता जाता है? लगातार कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता जाता है। ऊपरी सहस्त्र स्तर पर लगातार क्या होता जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता जाता है। इस प्रक्रिया को अपने किस में काउंट कर लेते हैं? कैल्शीकरण में काउंट कर लेते हैं। क्योंकि ऊपरी सहस्त्र स्तर जो कि ओ सहस्त्र स्तर होता है, ओ सहस्त्र स्तर पर क्या हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा है। इसलिए ओ सहस्त्र स्तर को अपने क्या बोल देते हैं? कैल्सी सहस्त्र स्तर भी बोल देते हैं। किस कंडीशन पर बोलते हैं? जब कैल्शीकरण की प्रक्रिया से किसका निर्माण होता हो? कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता हो। तो ये कैल्शीकरण की प्रक्रिया थी सारी, ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट आता है, इसका ही अपोजिट आएगा। ये लास्ट वाला स्टेप ध्यान से देख लेना यहाँ पर, क्योंकि ये अगले स्टेप में यूज करूंगा। इसमें हो क्या रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट में, प्लस में जल का अणु और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित कर रहा है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है डीकैल्शीकरण। जो कैल्शीकरण था उसके साथ में क्या लगा देना है? डी लगा देना है, डीकैल्शीकरण। कैल्शीकरण में क्या हो रहा था कि मृदा की जो ऊपरी सहस्त्र स्तर थी कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो रहा था। डीकैल्शीकरण में क्या होगा कि जो मृदा की ऊपरी सहस्त्र स्तर है उस पर क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन होगा, पूर्ण रूप से निष्कासन होगा। कैल्शियमकरण में तो निर्माण हो रहा था और संचय हो रहा था। इसमें क्या होगा कि जो मृदा पर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है मृदा के अंदर, उसका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? उस मृदा से निष्कासन हो जाएगा। उसे अपने किस में काउंट कर लेंगे? डीकैल्शीकरण में काउंट कर लेंगे। डेफिनेशन कैसे दोगे? डेफिनेशन कैसे दी जाएगी? तो इसकी डेफिनेशन इस टाइप से लिखेंगे कि वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि मृदा में से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन होता है, क्या कहलाता है? डीकैल्शीकरण कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें मृदा में से कैल्शियम कार्बोनेट का पूर्ण रूप से निष्कासन होता है क्या कहलाता है? डीकैल्शीकरण कहलाता है। जो अपने कैल्शीकरण में अपने ने जो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया था, उस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर अपने कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का उसमें से निष्कासन हो जाएगा। कैसे? तो अपनों ने पता था कि इसका अपने को क्या करना है? निष्कासन करना है। तो अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? जल के साथ, प्लस में कार्बन डाई गैस के साथ। होगा क्या? तो इसमें बनेगा क्या? CaHCO3। ये क्या होता है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है और घुलनशील होता है। घुलनशील का मतलब कि जो मृदा के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जा रहा है उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? घुलनशील अवस्था में यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करने के कारण ये मृदा से क्या हो जाएगा?
निष्कासित हो जाएगा। घुलनशील का मतलब कि वो मृदा के अंदर जो जल प्रेजेंट है उस जल के अंदर घुलकर क्या हो जाएगा, उस मृदा से अलग हो जाएगा। उस मृदा से अलग हो जाएगा तो मृदा में क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का विलोप हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का विलोप करना ही क्या कहला रहा है, डीकैल्सीकरण कहला रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डीकैल्सीकरण में करना क्या है अपने को, जो कैल्सीकरण में अपनों ने कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण किया था उसको निष्कासित करना है। उसको निष्कासित कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट बना उसे किस में कन्वर्ट कर दो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर दो। कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब वो उस मृदा के अंदर जो जल प्रेजेंट है उसके अंदर घुलनशील हो गया है। क्यों, क्योंकि जल अपनों ने दिखा रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पता है कि लगातार क्या होती जाती है, मृदा जीवांश से बनती जाती है। तो जैसे जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट किसका निर्माण कर लेते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर लेते हैं, तो एक वे घुलनशील अवस्था में आ जाता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ है, घुलनशील अवस्था में है, तो उस मृदा से अपने आप ही क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अलग होने के कारण इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, मेन रूप से निष्कासित ये हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के रूप में निष्कासित हो रहा है। तो डीकैल्सीकरण इसे कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि कैल्सीकरण में तो निर्माण कर रहे थे और डीकैल्सीकरण में क्या कर रहे हैं, निष्कासन कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट विधि पढ़ी है अपनों ने उसका अपोजिट ही करना है। लास्ट अभिक्रिया यानी जो कैल्सीकरण की लास्ट अभिक्रिया थी, चेक करके देखना कि वो रिएक्शन इस टाइप से होगी बस, ठीक है। तो उसके बाद में इसका थर्ड पॉइंट और आता है। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, थर्ड पॉइंट का मतलब 8 पॉइंट आ रहा है। 5 तो वो कल पढ़ लिए थे अपनों ने, 2 आज हो गए और एक और कौन सा थर्ड पॉइंट कौन सा होगा, तो लवणीकरण। लवणीकरण का मतलब लवण का निर्माण होगा, कि मृदा पर क्या होगा, लवण का निर्माण होगा। लवण बनते कैसे हैं, तो लवण बनने के लिए अपनों ने ये चीज देखी थी कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, लवण का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें भी अपने को करना क्या है, लवण का निर्माण करना है। अपनों ने देखा ही होगा कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होता है, लगातार कंटिन्यू जल प्रेजेंट है और वो जल जैसे ही वाष्पीकरण से उड़ जाता है तो अपने देखते हैं कि जो सतह होती है उसकी पपड़ियों से बन जाती है। उस सतह पर क्या हो जाती है, इस टाइप से पपड़ियां सी बन जाती है, इस टाइप से, मतलब टूटी हुई, बीच में दरारें पाई हुई। अपने देखते ही होंगे तालाब होते हैं, जो तालाब का अगर पानी सूख जाता है तो बीच में पपड़ियां सी बन जाती है। तो वो किस कारण होता है, तो वो लवणीकरण के कारण होता है। लवणीकरण के कारण कैसे होता है, तो इसके अंदर अपने को पता है कि जो मृदा होती है, मृदा में विभिन्न टाइप के आयन पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम, सल्फेट, इस टाइप के विभिन्न टाइप के आयंस पाए जाते हैं मृदा के अंदर। क्यों पाए जाते हैं मृदा के अंदर आयंस, तो मृदा के अंदर आयंस इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि चट्टानों में क्या होते हैं, खनिज होते हैं। और खनिज किस रूप से, यानी चट्टानों का विखंडन होता है तो वो अपनों ने देखा था कि विलयन के रूप में होते हैं। तो विलयन के रूप में किस प्रकार से विघटित होते हैं, Na+Cl आयन के रूप में विघटित हो जाते हैं। Ca+2 Cl2- में क्या हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होते हैं, जो चट्टानें अपसहित होती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि मृदा के अंदर आयंस पाए जाते हैं। कोई चट्टान है वो किस रूप में टूटेगी, उसके अंदर खनिज मान लो क्या, सोडियम क्लोराइड खनिज है। अब ये सोडियम क्लोराइड खनिज क्या होगा कि जैसे ही कोई पानी आएगा तो पानी की उपस्थिति में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो पानी जैसे ही बहा के ले जाएगा इनके, तो ये किन में, मृदा के अंदर किस रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे, इस रूप में प्रेजेंट हो जाएंगे। और ये रियल में होते क्या है, तो ये आयंस ही तो होते हैं। इसलिए अपने कह सकते हैं कि मृदा में क्या होते हैं, इस टाइप के आयंस पाए जाते हैं। अब इस टाइप के आयंस क्या कर लेते हैं, आपस में अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं, जैसे NaCl, वापिस लवण का निर्माण कर लेते हैं, NaSO4, Na2SO4, मतलब सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, या फिर अपने बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। इस टाइप के क्या कर लेते हैं, लवण का निर्माण कर लेते हैं। इस टाइप के लवण का निर्माण करने के कारण जो मृदा हो जाती है वो क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। लवणीय होने के कारण जब क्या होती है कि वर्षा पड़ती है इन पर,
तो ये लवण क्या हो जाते हैं कि ऊपरी सहस्त्र स्तर पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई धरातल है और यहाँ पर क्या हो रहा है, लगातार जल एकत्रित हो रहा है। तो जैसे ये जल एकत्रित होगा तो कैसे नल प्रक्रिया से अगर उसकी निचले सहस्त्र स्तर पर ये खनिज प्रेजेंट है तो ये ऊपर आकर क्या कर लेंगे, इस टाइप के लवण का निर्माण कर लेंगे, इस टाइप का लवण का निर्माण कर लेंगे। और जैसे ही जल ये क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से उड़ जाएगा तो यहाँ पर ये जो रेयर होगी वो रेयर किस टाइप से दिखाई देने लग जाएगी, इस टाइप से धारो पपड़ियों के रूप में दिखाई देने लग जाएगी। इसे अपने किस में काउंट कर लेते हैं, लवणीकरण में काउंट कर लेते हैं। अब ये चीज तो आपको समझाने के लिए बेसिक थी। पूछेगा कैसे कि लवणीकरण प्रक्रिया में होता क्या है, तो इसके अंदर आपको सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में इतना ही लिखना है कि वह प्रक्रिया जिसके अंदर क्या होता है कि मृदा में प्रेजेंट आयन जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन आदि क्या कर लेते हैं, लवण का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को अपने क्या कर देते हैं, लवणीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जैसे लवण कौन से होंगे, तो ये 4 लवण आप लिख के दिखा सकते हो। कैल्शियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इस टाइप के CaCl2 हो गया। इस टाइप के लवण का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। और निर्माण करने के कारण ये क्या कहलाती है प्रक्रिया, लवणीकरण प्रक्रिया कहलाती है। इनका यूज क्या होता है, तो यूज आपको बता दिया। ये क्या कर देते हैं, मृदा की एक रेयर स्थापित कर देते हैं जिसके कारण जल नीचे नहीं जा पाता। जल नीचे नहीं जा पाता तो वो वाष्पीकरण से ऊपर उड़ जाता है। जब वाष्पीकरण से ऊपर उड़ता है तो वो मृदा के अंदर प्रेजेंट जल को भी अपने साथ ले जाता है। और लेकिन अपने को पता है कि मृदा में क्या हो जाती है, एक सिंपल रेयर स्थापित हो जाती है। और जैसे ये निकलता है तो जिसके कारण क्या हो जाती है, इस टाइप की दरारें बनने लगेंगी, यानी पपड़ियां सी क्या हो जाती है, बनने लग जाती है। ये लवणीकरण के कारण ही क्या होता है, मृदा में ऐसा होता है। लवणीकरण की प्रक्रिया में मृदा के ऊपर क्या होगा, लवण का निर्माण होगा। क्यों होगा, क्योंकि मृदा के अंदर क्या पाए जाते हैं, आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक आता है, अपना पॉइंट आता है, सॉरी, पेडोवेडर्सन आता है। पेडोवेडर्सन, पेडोवेडर्सन में क्या होगा, तो इसके अंदर सिंपल सा ध्यान रखना है कि अपने जो मृदा के विभिन्न सहस्त्र स्तर बने थे, जैसे फर्स्ट क्या बना था, O सहस्त्र स्तर बना था, सेकंड क्या बना था, S सहस्त्र स्तर, फिर B सहस्त्र स्तर, फिर C सहस्त्र स्तर, फिर क्या पाई जा रही थी, ठोस चट्टान पाई जा रही थी। यही था। अब ये क्या होगा कि पेडोवेडर्सन में क्या होगा, पेडोवेडर्सन में क्या होगा कि ये जो विभिन्न टाइप की सहस्त्र स्तर है ये आपस में क्या होने लग जाएगी, मिक्स होने लग जाएगी। इनका क्या होने लग जाएगा, मिश्रण होने लग जाएगा। मिश्रण होने से किसका निर्माण होगा, मिश्रित मृदा का निर्माण होगा, या फिर अपने डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मृदा का निर्माण होगा। इसे अपने क्या कह देते हैं, पेडोवेडर्सन कह देते हैं। पेडोवेडर्सन का मतलब कि जो मृदा होगी वो मृदा में क्या होता है कि विभिन्न टाइप की सहस्त्र स्तरें पाई जाती है। पाई जाती है कैसे, क्योंकि अपने को पता है कि जब मृदा परिच्छेदिका में अपने काट लगाते हैं ऊर्ध्वाधर तो विभिन्न टाइप के सहस्त्र स्तर दिखते हैं, जैसे O हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, इस टाइप के सहस्त्र स्तर दिखते हैं। पेडोवेडर्सन क्या करता है कि इन सहस्त्र स्तरों को आपस में मिश्रण कर देता है, मतलब मिला देता है। जैसे घरों पर अपने घरों में क्या होता है, जैसे चेजा चलता है या मकान बनता है तो अपने देखते हैं ना कि मिस्त्री क्या करता है कि सीमेंट के अंदर बजरी मिलाता है और एक मसाला सा बनाता है। सेम यही प्रक्रिया यहाँ पर पेडोवेडर्सन करता है। ये क्या करता है, विभिन्न सहस्त्र स्तरों को आपस में मिला देगा और किसका निर्माण कर लेगा, मिश्रित मृदा का निर्माण कर लेगा। इस प्रक्रिया को अपने किस में काउंट कर लेते हैं, पेडोवेडर्सन में काउंट कर लेते हैं। लिखोगे कैसे, तो लिखने में सिर्फ इतना सा ध्यान देना है कि इसमें इतना ही लिखना है सिर्फ कि इस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के सहस्त्र स्तर आपस में मिश्रित होने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है, मिश्रित अथवा मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा मिश्रित है या मृदा सिंपल है, ये अपने काउंट नहीं कर सकते। मृदा मिश्रित है या सीधी मृदा अपने काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अपने उनकी क्लासिफिकेशन किस आधार पर करते हैं, खनिजों के आधार पर करते हैं। और वो खनिज अगर एक सहस्त्र स्तर के इसमें प्रेजेंट है तो अपने किस में काउंट कर लेंगे, उसे O सहस्त्र स्तर में काउंट कर लेंगे। और उसके नीचे वाले को B सहस्त्र स्तर नाम की जगह किस में कन्वर्ट कर देंगे, A में कन्वर्ट कर देंगे, फिर B में, फिर C में कन्वर्ट कर देंगे।
इस टाइप से इसमें इतना ही बोला जाता है कि इसमें क्या होता है कि मृदा का निर्माण होता है। लेकिन अपने क्या कर रहे हैं, मिश्रण कर रहे हैं, तो अपने लैंग्वेज अपने को इस टाइप से लिखनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है, मिश्रित मृदा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कर लेते हैं, पेडोवेडर्सन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें मृदा के विभिन्न संस्तर आपस में मिश्रित होकर मृदा का निर्माण करते हैं, पेडोवेडर्सन कहलाते हैं। ये मृदा निर्माण की 9 प्रक्रिया थी। फर्स्ट ह्यूमिफिकेशन, सेकंड थी निक्षालन निक्षेपण, उसके बाद में पेडो पोरजोलीकरण, फिर लेटराइजेशन, फिर कैल्सीकरण, फिर डीकैल्सीकरण, फिर लवणीकरण और लास्ट में पोडोवेडर्सन। ये आपको क्या ध्यान रखनी है, माइंड में रखनी है। ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि मृदा निर्माण के विभिन्न चरणों को समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो छोटी छोटी एक्सप्लेन करते जाना है, मतलब 2-2 लाइन में, और इसका लिखते जाना, जो रिएक्शन है वो रिएक्शन देते जाना। अगर डायरेक्ट आपसे हाफ नंबर का या 1 नंबर का पूछ लेता है पेडोवेडर्सन किसे कहते हैं, तो उसकी डेफिनेशन देनी है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपनों ने चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक देखा था, उसी प्रकार से मृदा के निर्माण को अपक्षयित करने वाले, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जिस टाइप से मृदा का निर्माण, जिस टाइप से चट्टानें थी, चट्टानों को कौन प्रभावित कर रहा था, चट्टान का आकार, कणों का आकार, प्लस में चट्टान की रासायनिक प्रकृति क्या है, उसके अंदर खनिज कौन से पाए जा रहे हैं, उसके स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, ये सारी प्रकृति उसमें, वो किस जलवायु क्षेत्र में पाई जा रही है, ये सारी चीजें चट्टानों को क्या कर रही थी, चट्टानों के अपक्षय को प्रभावित कर रही थी। उसी प्रकार से मृदा निर्माण को भी ये सारी प्रक्रिया क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। लेकिन इसके अंदर विभिन्न टाइप के वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने क्या दिए, मत दिए कि मृदा निर्माण को कौन कौन प्रभावित करता है। तो फर्स्ट एक वैज्ञानिक है जिसे क्या बोलते हैं अपने वीवी डोकुचेवी। वीवी डोकुचेवी एक वैज्ञानिक है जिसे अपने क्या बोलते हैं, इसे मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं, मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं, मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसने जो मत दिए थे, इसके अनुसार जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो एक तो पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ मतलब जिस चट्टान से ये अपघटित होकर आई है, मतलब टूट कर आई है, कणों का छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुए, वो किस चट्टान से आए हैं, उसके अंदर पैतृक पदार्थ कौन से हैं, फर्स्ट। सेकंड जीव मंडल, मतलब उसको तोड़ने के लिए कौन से जीव मंडल की आवश्यकता होगी। थर्ड होगा स्थलाकृति, मतलब उनके कणों का आकार कैसा है। इसके 3 क्या दिए इसने, मत दिए कि 3 क्या करते हैं, मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट था पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। सेकंड जीव मंडल, जीव मंडल। और थर्ड कौन सा था, तो थर्ड था स्थलाकृति, सॉरी जलवायु। ये 3, ये जो बीबी है इसने क्या कहा था कि जो मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक है वो 3 है। कौन से, एक तो पैतृक पदार्थ के चट्टान से, ये जीव मंडल मतलब इसको अपक्षयित करने के लिए, यानी मृदा के कणों में कन्वर्ट करने के लिए किस प्रकार के जीव मंडल की आवश्यकता होगी। और फोर्थ की एक जलवायु, मतलब कौन से जलवायु क्षेत्र में ये चट्टाने हैं, जो चट्टाने टूटकर किस में कन्वर्ट हुई है, छोटे कणों में कन्वर्ट हुई है। और इन कणों को कन्वर्ट करने के लिए, मृदा में कन्वर्ट करने के लिए जलवायु उस क्षेत्र की कैसी है, नम क्षेत्र की है या फिर शुष्क क्षेत्र की है, या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र की है, या फिर उष्ण क्षेत्र की है। ये 3 कारक किसने दिए थे, वीवी डोकुचेवी ने दिए थे, जिसे क्या बोलते हैं अपने मृदा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा कि मृदा विज्ञान के जनक वीवी डोकुचेवी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो आप कहोगे 3 कारक है और तीनों कारक के नाम लिखोगे। वीवी डोकुचेवी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, तो 3 है। 3 कौन कौन से लिखोगे, पैतृक पदार्थ, जीव मंडल और जलवायु। ये 3 आप क्या लिखोगे,
इनको प्रभावित करने वाले कारक लिखोगे। फिर एक वैज्ञानिक आया था जेनी, एक अलग वैज्ञानिक आया था जेनी। जेनी ने क्या किया, मृदा निर्माण को किस टाइप से बनता है एक सूत्र में डिनोट किया। सूत्र क्या दिया था, एस, एस का मतलब सोइल, कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे, एस, एस का मतलब सोइल होता है। कि मृदा कैसे बनेगी, तो मृदा के लिए इसने 5 कारक दिए थे, Cl, B, R, T और P। इसमें F का मतलब होता है, F का मतलब फंक्शन, फंक्शन का मतलब कार्य से। Cl का मतलब क्लाइमेट, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु से। B का मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब होता है जीव मंडल से। उसके बाद में R दे रखा, R का मतलब होता है रिलीफ, रिलीफ के अलावा इसे और अपने क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स मटेरियल, मतलब पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ। उसके बाद में टी का मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। और पी का मतलब क्या होगा, पी का मतलब होगा, पी का मतलब पैतृक पदार्थ से होगा, सॉरी, पैतृक पदार्थ से होगा, यानी पेरेंट्स मटेरियल। यहाँ पर आर का मतलब रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब स्थलाकृति होगा, स्थलाकृति होगा। फिर से रिपीट करता हूं कि जेनी के अनुसार जो मृदा निर्माण है, मृदा निर्माण को 5 कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। कौन कौन से 5 कारक, तो एक तो Cl मतलब क्लाइमेट, जलवायु, दूसरा B मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर का मतलब जीव मंडल से, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड जीव मंडल, थर्ड R का मतलब रिलीफ या फिर अपने क्या बोल सकते हैं टोपोग्राफी, जिसे किसमें काउंट करेंगे, स्थलाकृति में काउंट करेंगे, थर्ड ये हो गया, चौथा टाइम, टाइम माने समय, फोर्थ ये हो गया, और फिफ्थ क्या होगा, पैतृक पदार्थ, जिसे P का मतलब क्या होता है, पेरेंट्स मटेरियल। ये 5 कारक क्या करेंगे, मृदा निर्माण को प्रभावित करेंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है हाफ नंबर का, कि जेनी के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का सूत्र दीजिए। तो डायरेक्ट ये सूत्र लिखना पड़ेगा, और सूत्र लिखने के बाद में उसकी ये चीजें भी लिख के बतानी होगी कि Cl का मतलब जलवायु से, B का मतलब जीव मंडल से, R का मतलब स्थलाकृति से, T का मतलब समय से, और P का मतलब पैतृक पदार्थ से। ठीक है, तो ये तो क्या था, जो जेनी था उसके अनुसार 5 कारक थे। अब ये जेनी के 5 कारक किस प्रकार से इनको प्रभावित कर रहे हैं, तो वो अपने कल डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में अपना टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होगा। थैंक यू।